हेलो फ्रेंड्स, नाउ यू आर वाचिंग श्रीफक चैनल। और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बारे में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या बताया गया है। जैसे कि देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक बताया गया है। राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है, राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसे संविधान में कहा गया है, जो कि अनुच्छेद 52 में बताया गया है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ये भी बताया गया है। राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति कौन बन सकता है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने योग्य वह नागरिक होगा जो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। इससे पहले हमने लोकसभा का टॉपिक कवर किया हुआ, उसमें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी, 25 वर्ष थी। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। और आपको याद रखना है कि उसी तरीके से राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। अब आइए जान लेते हैं राष्ट्रपति को चुनेगा कौन। राष्ट्रपति को चुनने का काम लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और एमएलए ऑफ स्टेट्स, मतलब जो लोकसभा से सदस्य चुन के आएंगे, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो, और एमएलए मतलब जो स्टेट्स के विधायक होंगे वो राष्ट्रपति को चुनने का काम करेंगे। तो स्टेट्स की बात करें तो इस समय 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो यूनियन टेरिटरीज़ में दो, एक दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी, तो 2 यूनियन टेरिटरी से, और लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और 28 राज्यों के विधायक राष्ट्रपति को चुनने का काम करेंगे। अब जानते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, कि राष्ट्रपति को चुना कैसे जाता है। राष्ट्रपति को चुनने के लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है, मीन्स एकल संक्रमणीय वोट पद्धति। जितने कैंडिडेट होंगे सबको वोट देना होता है प्रियोरिटी के आधार पर। सपोज करिए कि चुनाव में 3 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, ए, बी और सी। तो अगर 3 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं तो हमें तीनों को वोट करना है। हमें मतलब जो लोकसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के और विधायक होंगे राज्यों के, तो उनको तीनों को वोट करना होगा, बशर्ते वो वोट प्रियोरिटी के आधार पर करेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए ए को 1 नंबर पर रख दिया, सी को 2 नंबर पर रख दिया और बी को तीसरे नंबर पर रख दिया, तो ये प्रियोरिटी हो गई। इस प्रियोरिटी के आधार पर ये वोटिंग करेंगे और फिर जिनकी प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा होगी उनको वो राष्ट्रपति के लिए चुने जाएंगे। अब जान लेते हैं कि राष्ट्रपति चुन लिया गया तो उसको शपथ कौन दिलाएगा। राष्ट्रपति को शपथ दिलाना भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। मतलब जो भारत का सीजेआई होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अब बात आ गई राष्ट्रपति को हटाने का तरीका, कि राष्ट्रपति को हटाएं कैसे। तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, मतलब इम्पीचमेंट लग करके इम्पीचमेंट प्रोसेस से राष्ट्रपति को हटाया जाता है, जो कि संविधान में आर्टिकल 61 में बताया गया है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद से महाभियोग लाया जाता है, जो कि संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, किसी के उससे लाया जा सकता है। तो आइए जान लेते हैं कि राष्ट्रपति में महाभियोग चलाया कैसे जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे संसद से महाभियोग का प्रोसेस होगा। तो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। चाहे लोकसभा से शुरू किया जाए और चाहे राज्यसभा से, दोनों से कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं लोकसभा से कैसे करेंगे। तो लोकसभा से करने के लिए पहला स्टेप क्या है कि 1/4, मतलब जितने सदस्य होंगे लोकसभा के, उसके 1/4 लिखित में नोटिस देंगे राष्ट्रपति को कि उनको हटाना है या इम्पीचमेंट चलाना है। उसके लिए लिखित में एक नोटिस देंगे जिसमें 1/4 जो सदस्य होंगे उनके सिग्नेचर होंगे। उसके 14 दिन बाद स्टेप 2 होगा, 2/3 वोट होंगे, मतलब 14 दिन बाद वोटिंग का प्रोसेस होगा। अगर 2/3 वोट मिल जाता है तो प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। फिर कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा में फिर वोटिंग होगी। अगर 2/3 वोट होंगे तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। मतलब अगर 2/3 बहुमत प्राप्त होता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति के अधिकार क्या है। तो राष्ट्रपति के अधिकार की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित नियुक्ति का अधिकार प्राप्त है, मतलब किन की नियुक्ति कर सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद में जितने मंत्री होंगे उनको शपथ दिलाने का काम, उनको नियुक्त करने का काम प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की, जो सर्वोच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय होगा, उनमें जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की भी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे।
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होगा और उनके जो सदस्य होंगे उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग के सदस्य, मतलब वित्त आयोग और वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों के राज्यपाल, राज्य के जितने भी राज्यपाल होंगे, राज्यों के अलग अलग जो राज्यपाल होंगे उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। तो सपोज करिए, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई बिल संसद से आता है तो तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति फाइनल उस पर मुहर नहीं लगाता। तो फाइनल राष्ट्रपति के मुहर लगने के बाद ही वह कानून बनता है। तो आइए हम आगे जानते हैं राष्ट्रपति में क्या है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उनको देखते हैं। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सजा माफ़ करने की शक्ति प्राप्त है। मतलब अनुच्छेद 72 के अंतर्गत ये बताया गया है, अगर किसी अपराधी को किसी अपराध के लिए सज़ा मिलती है तो वो उसकी सज़ा को कम करना, उसकी सज़ा को बदलना या फिर माफ़ करने की शक्तियाँ अनुच्छेद 72 के अंतर्गत वर्णित है। देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, मतलब देश की जो तीनों सेनाएं हैं उनका प्रमुख राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया गया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। और उस समय अगर राष्ट्रपति का तुरंत चुनाव नहीं होता है तो अगले 6 महीने तक, अगले 6 माह तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम कर सकता है। संसद के सदस्य को चुनने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा से 2 सदस्य जो कि आंग्ल भारतीय होंगे उनको राष्ट्रपति को चुनने की शक्ति प्रदान है। और राज्यसभा में जो 12 सदस्य होंगे जो कि कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान और सामाजिक कार्य से आएंगे। इसको याद करने के लिए आप आराम से याद कर सकते हैं क्लास। ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें हो गया आपका सी साइलेंट होगा, सी हमें यूज़ नहीं करना है, हमें सिर्फ 4 चीज़ों का यूज़ करना है। कौन कौन सा? एल हो गया हमारा लिटरेचर, आपका हो गया साहित्य, ए हो गया आर्ट, कला, और एस से हो गया आपका साइंस, और एस से हो गया सोशल वर्क। तो ये आसानी से आप याद कर सकते हैं किन फील्डों से चुने जाएंगे। मतलब आपका साहित्य और वो हो गया कला और साइंस और सोशल वर्क, मतलब इन 4 फील्ड से ही आएंगे जो 12 सदस्य उनको राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। यहाँ पे एक चीज़ जान लेते हैं, नोट पॉइंट है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकता है। मतलब राष्ट्रपति को ये पावर है कि संसद के दोनों सत्रों का वो संयुक्त बैठक बुलाएगा। उस समय जो है जो संयुक्त बैठक होगी उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियाँ, इमरजेंसी टाइम में राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ निहित हैं वो कौन कौन सी, ये देख लेते हैं। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। आपातकाल आपको याद रखना है 352, इसके बाद आप आसानी से ऐड कर लेंगे। 352 के बाद अनुच्छेद 4 ऐड करेंगे 356, फिर 4 ऐड करेंगे 360। मतलब अगर एक बार आपने 352 याद कर लिया तो आप 356 और 360 को आसानी से याद कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं 352 में है क्या। 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। तो इसको कैसे याद करें? अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो राष्ट्र की बात करेंगे, तो राष्ट्र सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। फिर हम बात करेंगे राज्य की, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन हो गया। फिर बात करेंगे इसकी वित्त की, धन की, तो वित्तीय आपातकाल हो गया। यहाँ पे आपको बता दें, भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई। मतलब भारत में कभी भी अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लाया गया है। अनुच्छेद 352 बताया गया राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कुल 3 बार लगा है। और कब लग सकता है? तो युद्ध की स्थिति में, बाह्य आक्रमण की स्थिति में, सशस्त्र विद्रोह। अगर युद्ध हो या फिर बाह्य आक्रमण कर दे कोई, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ये सशस्त्र विद्रोह जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। इससे पहले आंतरिक अशांति था यहाँ पे, तो अभी बताएंगे आपको हम आगे। तो युद्ध हो गया आपका, युद्ध में, तो युद्ध की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1962 में जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था तब, और फिर 1971 में जो कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब, और 1975 में जब आंतरिक अशांति का माहौल था भारत में तब लगाया गया था राष्ट्रीय आपातकाल। ये कई बार एग्जाम में आया है कि आंतरिक अशांति थी उसकी वजह से आपातकाल कब लगा। तो आंतरिक अशांति की वजह से जो आपातकाल लगा था वह 1975 में लगा था। राज्य में राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन जो है राज्यों में कई बार लग चुका है। सबसे लंबे समय तक कहाँ लगा है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे लंबे समय तक लगा है। और सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगा है? पंजाब में।
तो ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। आइए कुछ पॉइंट और देख लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने, मतलब ऐसे व्यक्ति बताना है हमें जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, तो वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या प्रतिभा पाटिल, तो ये पहली महिला राष्ट्रपति है, इनको भी ध्यान रखिएगा। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति, मतलब ऐसे राष्ट्रपति जिनको निर्विरोध ही चुन लिया गया, वह है नीलम संजीव रेड्डी। कितने राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी, मतलब जब उनका कार्यकाल चल ही रहा तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसमें पहले नंबर पे है जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल 1967 से 1969, इनकी भी कार्यकाल के दौरान डेथ हो गई थी। दूसरे हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद, जिनका 1974 से 1977, ये 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जान लेते हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। आर्टिकल 52, इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये हमने पहले ही आपको बता दिया। 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति में महाभियोग जो चलाया जाएगा, इम्पीचमेंट, वो आर्टिकल 61 में बताया गया है। यहाँ पे राष्ट्रपति की एक पावर रह गई, वो आपको बता दें कि सपोज़ करिए संसद से कोई बिल राष्ट्रपति के पास कानून बनने के लिए जाता है, तो जब कानून बनने के लिए जाएगा तो राष्ट्रपति हो सकता है उसका अनुमोदन कर दे, उस पर मुहर लगा दे। अगर अनुमोदन नहीं करता है, ना तो इसे संसद में दोबारा लौटाता है, तो वो अपने पास उस बिल को रख सकता है बिना किसी को कुछ कहे। तो इसको, ये भी राष्ट्रपति के पास पावर है, मतलब संसद से कोई विधेयक जाए राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति ना तो उस पर अपनी मुहर लगाए, ना तो उसे वापस संसद में भेजे, और कर क्या सकता है, उसको वैसे ही अपने पास सुरक्षित रख लेगा। तो ये पावर जो है राष्ट्रपति की, पॉकेट वीटो है, ये आपको याद रखनी है कि पॉकेट वीटो का यूज़ करके वो किसी बिल को अपने पास रख सकता है, उसके लिए उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।